हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 6 तक 120 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 6 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 7 में हम 121 से लेकर के 140 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 121। एक बिल पर 6 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से महाजनी बट्टा 216 रुपये है, तो शुद्ध बट्टा क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे शुद्ध बट्टा यानी कि ट्रू डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो डिस्काउंट के करे हैं। डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ट्रू डिस्काउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप एक एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप एक घर परचेज करने वाले हैं और उस घर की कीमत है 20 लाख रुपए। अब मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए नहीं है, तो जो घर का मालिक है वो आपको एक ऑफर दे कि आप 1 साल बाद मुझे 22 लाख रुपए दे दे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑफर हैं। या तो आप 20 लाख रुपए दे करके उस मकान को तुरंत खरीद लीजिए, या आप 22 लाख रुपए दे करके उस घर को 1 साल बाद खरीद लीजिए। अब मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए दे करके उस घर को तुरंत खरीद लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको जो 1 साल बाद 2 लाख रुपए ज्यादा देने थे वो आपने बचा लिए हैं। अब ये जो आपने 2 लाख रुपए बचाए हैं यही कहलाता है शुद्ध बट्टा यानी कि ट्रू डिस्काउंट। अब यहाँ पर घर की जो वास्तविक कीमत है 20 लाख रुपए, हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे पीडब्ल्यू, और हम इसको हिंदी में बोलते हैं तत्काल राशि। अब अगर प्रेजेंट वर्थ पर ब्याज लगता है तो ब्याज लगने के बाद जो हमारे पास धन आता है हम उसको बोलते हैं अमाउंट। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एएमटी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं देय राशि। अब देखिए जो ब्याज है, जैसे 20 लाख रुपए पर 1 साल बाद आपको 2 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ रहा था, तो ये जो ब्याज है हम इसी को बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट को हम शॉर्ट में लिखेंगे टीडी, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक छूट या मिति काटा। अब यहाँ पर देखिए जो देय राशि है ये प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट को ऐड करके आती है। जैसे हमारे पास घर की प्रेजेंट वर्थ थी 20 लाख रुपए और उस पर 2 लाख रुपए का लग रहा था ब्याज, तो हमारे पास जो अमाउंट आया था वो 22 लाख रुपए आया था। 22 लाख रुपए कैसे था, 20 लाख रुपए की प्रेजेंट वर्थ और 2 लाख रुपए का ब्याज। तो हमारे पास ये जो अमाउंट या देय राशि होती है ये प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट को ऐड करके आती है। अब देखिए जो हमारे पास अमाउंट आया है, अगर हम इस पर फिर से ब्याज लगा दें तो ये जो ब्याज होता है हम इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम ऐसा ही लिखते हैं, और हम इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। अब देखिए देय राशि पर जो ब्याज लगा है इसके बाद जो हमारे पास धन आएगा हम उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है देय राशि प्लस ब्याज। अब यहाँ पर देखिए जो ग्राफ आया है इसको आप एक एग्जाम्पल से और समझिए। यहाँ पर देखिए हम तत्काल राशि ले लेते हैं 100 रुपए के बराबर। अब अगर तत्काल राशि 100 रुपए के बराबर है और हम यहाँ पर ब्याज की दर अगर 10% की मान ले, तो यहाँ पर 10% 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा 10 रुपए के बराबर। अब यहाँ पर अगर हम देय राशि निकालेंगे तो देय राशि आ जाएगी प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, यानी कि 100 और 10 110 रुपए के बराबर। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 110 पर फिर से 10% का ब्याज लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 रुपए। इस बार जो हमारे पास बेस वैल्यू है वो देय राशि है। देय राशि का जब हम 10% निकालेंगे, यानी कि 110 का 10% निकालेंगे, तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा 11 रुपए। अभी जो 11 रुपए है ये साधारण ब्याज है। इसके बाद जो हमारे पास मिश्रधन आएगा वो आ जाएगा 121 रुपए। अब यहाँ पर देखिए आपको एक बात समझनी है, हमारे पास जो ट्रू डिस्काउंट है वो 10 रुपए का है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 11 रुपए का है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रू डिस्काउंट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से कम होता है। अब ये कितना कम होता है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो ट्रू डिस्काउंट है इसका अगर हम 10% निकाल देंगे, 10% जो कि हमारी ब्याज दर है, तो देखिए 10 रुपए का जब हम 10% निकाल देंगे तो हमारे पास 1 रुपया आ जाएगा। अब अगर हम ट्रू डिस्काउंट में 1 रुपया और ऐड कर देंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज निकाल करके उसको अगर ट्रू डिस्काउंट में ही ऐड कर देते हैं तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाता है।
अब देखिए अभी तक हमने ये जो सब पढ़ा है, अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 है, 2 साल बाद देय राशि यानी कि अमाउंट 9100 का तत्काल धन यानी कि प्रेजेंट वर्थ तथा वास्तविक छूट यानी कि ट्रू डिस्काउंट ज्ञात करें जिसकी ब्याज दर 15% वार्षिक हो। यहाँ पर देखिए हमें ब्याज की दर दे रखी है 15% वार्षिक और समय दे रखा है 2 वर्ष का। अब देखिए अगर 2 वर्ष बाद हम कुल ब्याज दर निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 30% के बराबर, यानी कि 2 साल में हमें 30% का ब्याज देना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वर्थ और अमाउंट को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो प्रेजेंट वर्थ है, अगर हम इसको 100 के बराबर मान लेंगे तो 2 साल बाद हमें इस पर 30% का ब्याज देना है। 100 का जब हम 30% निकालेंगे तो वो 30 रुपए के बराबर आता है, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 130 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 130 के बराबर और क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा है 9100 के बराबर। तो यहाँ पर हम 130 की कंपेयर कर देंगे 9100 से। 9100 130 का है 70 गुना। हमसे क्वेश्चन में पूछिए प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपए के बराबर, 100 का भी हम 70 गुना कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी 7000 रुपए के बराबर। इसके अलावा हमसे ट्रू डिस्काउंट पूछा है। ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए हम अमाउंट में से प्रेजेंट वर्थ को घटा देंगे। अमाउंट है 9100 और प्रेजेंट वर्थ है 7000। 9100 में से 7000 को घटाएंगे तो हमारे पास ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा 2100 के बराबर। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 वर्ष बाद देय धन यानी कि अमाउंट पर 10% वार्षिक दर से वास्तविक छूट यानी कि ट्रू डिस्काउंट 3000 रुपये है। देय धन यानी कि अमाउंट तथा तत्काल धन यानी कि प्रेजेंट वर्थ ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे प्रेजेंट वर्थ और अमाउंट पूछा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट और अमाउंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा PW, TD और अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए हम फिर से प्रेजेंट वर्थ को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट वर्थ को 100 रुपये के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास समय है 3 वर्ष का और हमारे पास दर है 30% की। अब अगर हम 3 वर्ष बाद कुल ब्याज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30% के बराबर। 100 का जब हम 30% निकालेंगे तो हमारे पास ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा 30 रुपए के बराबर। अब अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट निकालने के लिए हम प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 130 के बराबर। अब देखिए हमें ट्रू डिस्काउंट दे रखा है 3000 के बराबर, हमारे पास ट्रू डिस्काउंट आ रहा है 30 के बराबर। तो यहाँ पर हम 30 की कंपेयर कर देंगे 3000 से। तो 3000 30 का 100 गुना है। हमसे पूछा है अमाउंट, अमाउंट है हमारे पास 130 रुपये। 130 का जब हम 100 गुना करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 13000 रुपये। इसके अलावा हमसे प्रेजेंट वर्थ पूछिए। प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपये, 100 का भी जब हम 100 गुना कर देंगे तो प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी 10,000 के बराबर। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद देय किसी धन पर वास्तविक छूट यानी कि ट्रू डिस्काउंट 900 रुपये है तथा उसी धन पर इतने ही समय का साधारण ब्याज 1170 रुपये है। देय राशि, तत्काल राशि तथा दर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए मैं 3 वर्ष बाद वास्तविक छूट यानी कि ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है 900 रुपये और 3 वर्ष बाद ही साधारण ब्याज दिया हुआ है 1170 रुपये। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का जो अंतर होता है वो उतना ही होता है जितना ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज लगता है। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखें तो साधारण ब्याज है 1170 के बराबर और ट्रू डिस्काउंट है 900 के बराबर। तो यहाँ पर साधारण ब्याज 270 रुपये ज़्यादा है। अब ये जो 270 रुपये ज़्यादा है ये 900 पर ब्याज लगा होगा, तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। तो देखिए रेट बराबर हो जाएगा, 270 का ब्याज लगा है तो 270 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा 900, क्योंकि 900 पर ब्याज लगा है, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास रेट निकल करके आ जाएगा 30% के बराबर। अब देखिए जो 30% का रेट आया है ये 3 साल का आया है। इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा 10% वार्षिक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दर तो आ चुकी है 10% वार्षिक। अब हमें निकालनी है देय राशि और तत्काल राशि। तो यहाँ पर देखिए हम PW, TD और अमाउंट को लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से PW को मान लेंगे तो यहाँ पर हम प्रेजेंट वर्थ मान लेते हैं 100 रुपये के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 100 रुपये पर 30% ब्याज लगेगा। यहाँ पर देखिए ब्याज हमें 3 वर्ष का ही कैलकुलेट करना है। तो देखिए 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 30% के बराबर है। 100 का 30% निकालेंगे तो ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा 30 रुपये के बराबर। यहाँ पर अब अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो 100 और 30 को ऐड कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 130 के बराबर।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्रू डिस्काउंट है 900 के बराबर। 3 साल बाद हमको ट्रू डिस्काउंट 900 के बराबर दिया हुआ है। अब हमारे पास 3 साल बाद ट्रू डिस्काउंट आ रहा है 30 के बराबर। तो यहाँ पर हम 30 की कंपेयर कर देंगे 900 से। तो 930 का 30 गुना है। हमसे पूछिए देय राशि यानी कि अमाउंट। अमाउंट आ रहा है 130 रुपये। 130 का जब हम 30 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3900 रुपये। इसके अलावा हमसे तत्काल राशि यानी कि प्रेजेंट वर्थ पूछिए। प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपये। 100 का भी जब हम 30 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3000 रुपये। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है कि 6 माह बाद देय किसी धन पर 8% वार्षिक दर से वास्तविक छूट यानी कि ट्रू डिस्काउंट तथा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 30 रुपये है। तत्काल धन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि 6 माह बाद दे किसी धन पर, यानी कि हमें किसी धन पर 6 माह बाद ब्याज देना है। आगे हमें जो ब्याज की दर दी हुई है वो हमको दी हुई है 8% वार्षिक। अब यहाँ पर ये जो दर है ये वर्ष के रूप में दी हुई है 8% वार्षिक। तो हम क्या करेंगे, इसको आधा करके 6 माह में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम इसको आधा करेंगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा 4% के बराबर। अब देखिए अगर हम ट्रू डिस्काउंट से रेट निकालें तो रेट निकालने के लिए ट्रू डिस्काउंट पर जितना ब्याज लगा है हम ब्याज को ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे ट्रू डिस्काउंट से और गुणा कर देंगे 100 से, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 3 में किया है। इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो लिखा जाएगा रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट। एसआई और टीडी का जो अंतर होता है वो ट्रू डिस्काउंट पर लगा हुआ ब्याज होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे एसआई माइनस टीडी। इसको हम डिवाइड कर देंगे ट्रू डिस्काउंट से और गुणा कर देंगे 100 से। अब इसमें देखिए अगर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, यहाँ पर रेट आ जाएगा 4% के बराबर, क्योंकि 6 माह का जो रेट है वो 4% है। ये बराबर हो जाएगा एसआई और टीडी का जो अंतर है वो हमको दे रखा है 30 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा 30, डिवाइड कर देंगे टीडी से, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा 7500 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछिए प्रेजेंट वर्थ। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट और अमाउंट को लिख लेते हैं। हम प्रेजेंट वर्थ को 100 मानते हैं तो हम यहाँ पर इसको 100 मान लेते हैं। अब 100 पर 4% का लगेगा ब्याज, तो 100 का 4% 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा 4 के बराबर। अगर हमसे यहाँ पर अमाउंट पूछे तो अमाउंट हो जाएगा 104 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए ट्रू डिस्काउंट आ रहा है 7500। तो यहाँ पर हम 7500 की कंपेयर कर देंगे 4 से। तो 7504 का है 1875 गुना। हमसे पूछिए प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपये। 100 का भी जब हम 1875 गुना करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी 1,87,500 के बराबर। तो ये है ट्रू डिस्काउंट और उसके कुछ एग्जाम्पल। आई होप सभी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि एक बिल पर 6 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से महाजनी बट्टा 216 रुपये है, तो शुद्ध बट्टा क्या है। यहाँ पर देखिए जो हमको महाजनी बट्टा दिया हुआ है 216 रुपये, ये यहाँ पर साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज को क्वेश्चन के अंदर कुछ दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे महाजनी बट्टा या बैंक का बट्टा, या आपको कुछ और नाम भी दे सकता है। लेकिन ट्रू डिस्काउंट जो होता है उसका नाम आपको ट्रू डिस्काउंट ही देगा। तो उसके अलावा अगर कोई दूसरा डिस्काउंट है तो आप समझ जाना कि वो साधारण ब्याज है। अब यहाँ पर देखिए हमें साधारण ब्याज तो दे रखा है 216 रुपये। इसके अलावा पहली लाइन में हमें समय दे रखा है 6 महीने का और रेट दे रखा है 16% वार्षिक। अब यहाँ पर देखिए जो रेट है ये 1 वर्ष का दिया हुआ है, तो हम इसको आधा करके 6 महीने का निकाल लेंगे। 16% का आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8%। अब देखिए साधारण ब्याज है 216 रुपये। मैंने आपसे बताया है कि साधारण ब्याज जो होता है वो ट्रू डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट पर लगने वाले ब्याज के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ट्रू डिस्काउंट प्लस ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज। ब्याज लगेगा 8% का, तो यहाँ पर आ जाएगा टीडी गुणा 8/100। ये बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज है 216 रुपये। यहाँ पर 100 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टीडी गुणा 108/100। ये बराबर हो जाएगा 216 के। यहाँ से ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा 200 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122। एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 1500 रुपये है। बनाने वाला इसका मूल्य इसके निर्माण लागत से 20% अधिक अंकित करता है और एक छूट प्रदान करता है ताकि उसे 8% लाभ हो सके। छूट दर क्या है। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमें टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत यानी कि सीपी दिया हुआ है 1500 रुपये।
आगे हमसे कहा गया है कि बनाने वाला इसका मूल्य इसके निर्माण लागत से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य को हम एमपी बोलते हैं, तो यहाँ से हम एमपी निकाल सकते हैं। एमपी के बारे में कहा गया है कि इसके निर्माण लागत से 20% अधिक, और निर्माण लागत है 1500 रुपये। तो यहाँ पर हम 1500 का 120% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एमपी बराबर आ जाएगा 1500 गुणा 120 डिवाइड बाई 100। यहाँ से हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 1800 के बराबर। आगे देखिए हमसे कहा गया है कि वह एक छूट प्रदान करता है ताकि उसे 8% लाभ हो सके। अब देखिए लाभ या हानि जो होती है वो हमको सीपी पर होती है। सीपी यहाँ पर है 1500, तो यहाँ पर हम 1500 का 108% निकाल देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एसपी बराबर हो जाएगा 1500 गुणा 108 बटा 100। यहाँ से हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 1620 के बराबर। अब देखिए हमारे पास मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है 1800 और विक्रय मूल्य है 1620। तो यहाँ पर हमने कितने रुपए की छूट दी है? तो यहाँ पर हम 1800 में से 1620 को घटा लेंगे तो हमारे पास छूट आ जाएगी 180 रुपए की। अब हम निकाल देंगे छूट का प्रतिशत। छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगी, कितने रुपए की छूट है? 180 रुपए की है तो 180 आ जाएगा ऊपर। डिवाइड करेंगे एमपी से। एमपी से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है। तो डिवाइड में आ जाएगा 1800 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास छूट का प्रतिशत आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 123। किसी विशेष वस्तु के लिए यदि छूट 25% है तो लाभ 25% है। यदि छूट 10% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे सीपी और एमपी के रेशियो से, और दूसरा सॉल्व करेंगे परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं सीपी और एमपी के रेशियो से। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि किसी विशेष वस्तु के लिए यदि छूट 25% है, यहाँ पर डिस्काउंट 25% है, 100 में से 25 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 75 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है तो लाभ 25% है, यहाँ पर प्रॉफिट 25 का हो रहा है, 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी आ जाएगा 125 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है यदि छूट 10% है। अब देखिए छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस आया है 125 रुपये। 125 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 12.5 रुपये। 125 में से जब हम 12.5 को घटा देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 112.5 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर सीपी है 75 रुपये और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी है 112.5 रुपये। तो यहाँ पर हमें 37.5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ है? 37.5 रुपए का। तो 37.5 हम रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे सीपी से। सीपी है 75 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 50% के बराबर। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, जहां पर हम परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3% हैं, 25%, 25% और 10%। पहले हम 25% को ही भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 25% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/4। अब इसके बाद हम सीपी, एसपी और एमपी को लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सीपी, एसपी और एमपी। अब देखिए पहली लाइन को फिर से पढ़िए। पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि किसी विशेष वस्तु के लिए यदि छूट 25% है। अब देखिए यहाँ पर छूट दी जा रही है, छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर, तो यहाँ पर हमें एमपी मानना है। अब देखिए 25% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/4। अब इसका ये जो हर है 4, हम इसे मान लेंगे एमपी। अब अगर एमपी 4 है और हमें छूट देनी है तो हम हर में से अंश को घटा देंगे। 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य या एसपी आ जाएगा 3 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है लाभ 25% है। अब लाभ कमाया जाता है सीपी पर, इस बार हमें सीपी मानना है। अब 25% को भिन्न के रूप में 1/4 लिखा है। अब इसका ये जो हर है 4, ये हमारे पास आ जाएगा सीपी। अब इस बार लाभ हो रहा है तो इस बार हम हर और अंश को ऐड कर देंगे। 4 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। अब देखिए ऊपर एसपी की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर और नीचे आ रही है 5 के बराबर। ये यहाँ पर अलग अलग आ रही है तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 5 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 15 के बराबर और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। अब देखिए हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि छूट 10% है।
अब देखिए छूट दी जाएगी मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस आया है 20 रुपये। 20 रुपये का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 रुपये के बराबर। 20 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी 18 के बराबर। अब देखिए वह वस्तु हमें 18 रुपये में बेचनी है। अब सीपी है 12 के बराबर, हम उसको बेच रहे हैं 18 में, तो यहाँ पर 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम यहाँ पर निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 6 रुपये का, तो 6 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी है 12 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 50% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 124। एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये अंकित किया गया है और गणेश पूजा के दौरान इसे 8% छूट पर बेचा जाता है। एक दुकानदार 8% अतिरिक्त छूट की घोषणा करता है, तो उसे कितने रुपए की हानि होगी यदि वह एकमात्र 16% छूट देता है। देखिए जब भी हमें दो क्रमागत छूट और एकमात्र छूट का अंतर बताना होता है, तो उसके लिए पहले हम दो क्रमागत छूट को ऐड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो क्रमागत छूट है 8% और 8%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 16% आ जाएगा। यहाँ पर हम इनको पहले सिंपली ऐड करके देखते हैं, तो 8 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 16% आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एकमात्र छूट भी 16% की आ रही है। अब अगर ये यहाँ पर दोनों बराबर होती हैं, तो यहाँ पर जो अंतर होता है, अंतर निकालने के लिए हम दोनों क्रमागत छूट की गुणा करके उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अंतर आ जाएगा, दो क्रमागत छूट है 8% और 8%, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा 8। इसको डिवाइड कर देंगे 100 से और आगे लगा देंगे प्रतिशत, तो यहाँ पर इतने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। 8 और 8 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। 64 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.64%। अब देखिए ये अंतर आया है प्रतिशत में। अब हम ये अंतर बता देंगे रुपए में। अब यहाँ पर अंकित मूल्य है 400 रुपये। 400 का हम निकाल देंगे 0.64%। तो यहाँ पर देखिए अंतर बराबर आ जाएगा 400 गुणा 0.64%। को हटाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास अंतर आ जाएगा 2.56 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर उसे 2.56 रुपये की हानि होगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125। किसी वस्तु जिसका मूल्य 10,000 है पर 50% की एकमात्र छूट और दो क्रमिक छूट 40% तथा 10% छूट से कितने फायदेमंद है। यहाँ पर भी देखिए पहले हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए पहले हम दो क्रमिक छूट को ऐड करके देखते हैं कि वो एकमात्र छूट के बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे पास दो क्रमिक छूट हैं 40% और 10%। दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास 50% आ जाएगा। अब हमारे पास एकमात्र छूट भी 50% की है, तो यहाँ पर देखिए जो अंतर होगा, अंतर निकालने के लिए हम दोनों क्रमिक छूट की गुणा करके उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 गुणा 10/100, ये आ जाएगा हमारे पास 4% के बराबर। अब देखिए ये अंतर आया है प्रतिशत में। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे रुपए में। यहाँ पर हमें वस्तु का मूल्य दे रखा है 10,000 रुपये। हम यहाँ पर निकाल देंगे 10,000 का 4%। तो यहाँ पर देखिए अंतर बराबर हो जाएगा 10,000 गुणा 4/100। यहाँ से हमारे पास अंतर आ जाएगा 400 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हमसे ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा गया है कि एकमात्र छूट दो क्रमिक छूट से कितनी अधिक फायदेमंद है, तो यहाँ पर 400 रुपये फायदेमंद है। अगर हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता कि दुकानदार को कितने रुपए की हानि हो रही है, तो यहाँ पर दुकानदार को हानि भी 400 रुपये की होती, क्योंकि दुकानदार को जितना कम लाभ होगा ग्राहक को उतना अधिक लाभ होगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126। एक खाने वाली मेज जिसका अंकित मूल्य 3,000 रुपये है को दो क्रमिक छूट क्रमशः 10% तथा 15% की दर से खरीदता है। वह यातायात पर 105 रुपये खर्च करता है और इसे 3,200 में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक खाने वाली मेज जिसका अंकित मूल्य 3,000 रुपये है को दो क्रमिक छूट क्रमशः 10% तथा 15% की दर से खरीदता है। यहाँ पर देखिए ए मेज को खरीद रहा है, तो यह ए का क्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर इसे दुकानदार का विक्रय मूल्य लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ए के लागत मूल्य में हमें आगे यातायात का खर्च भी जोड़ना है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मेज का विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए मेज पर दो क्रमिक छूट दी गई हैं 10% तथा 15%। तो हम यहाँ पर इसे 100 में से घटा करके गुणा कर देंगे। तो पहली छूट अगर 10% की है तो हम 90% से गुणा कर देंगे, और दूसरी छूट अगर 15% की है तो हम यहाँ पर 85% से गुणा कर देंगे।
करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य या एसपी बराबर हो जाएगा 3000 का 90% यानी कि 3000 गुणा 90/100 और इसका 85% यानी कि 85/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2295 रुपये। तो यहाँ पर ये 2295 रुपये में मेज बेची गई है। अब यहाँ पर ए ने 2295 रुपए की तो मेज खरीदी है और 105 रुपए यातायात पर खर्च किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए का लागत मूल्य निकालें तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए सीपी बराबर हो जाएगा 2295 प्लस 105 यानी कि 2400 रुपये। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि वह इस मेज को 3200 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए ए ने लगाए हैं 2400 रुपये और वह उस मेज को बेच रहा है 3200 में। तो यहाँ पर उसको 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ है, 800 का है, तो 800 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी से, सीपी है 2400, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 33 सही 1/3% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127। एक खरीदार किसी मेज को जिसका अंकित मूल्य 1500 है खरीदता है और दो क्रमिक छूट 20% तथा 10% प्राप्त करता है। वह 20 रुपये यातायात पर खर्च कर देता है और वह 20% लाभ के साथ उसे बेच देता है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये भी देखिए सेम तरह का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक खरीदार किसी मेज को जिसका अंकित मूल्य 1500 है खरीदता है। आगे हमसे कहा गया है कि और दो क्रमिक छूट 20% तथा 10% प्राप्त करता है। अब यहाँ पर देखिए खरीदार मेज को खरीद रहा है तो यह उसका लागत मूल्य होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर इसे दुकानदार का विक्रय मूल्य लेकर के चल रहे हैं क्योंकि खरीदार ने आगे 20 रुपये यातायात पर भी खर्च किए हैं, तो वे भी हमें लागत मूल्य में जोड़ने हैं। तो फिलहाल हम इसे दुकानदार का विक्रय मूल्य लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए मेज का अंकित मूल्य है 1500 और यहाँ पर दो छूट दी गई हैं 20% और 10% की। तो यहाँ पर जब हम 20% की छूट देंगे तो हम 1500 का 80% निकाल देंगे और जब हम 10% छूट देंगे तो हम 90% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य या एसपी बराबर हो जाएगा 1500 का 80% यानी कि 80/100, इसकी गुणा कर देंगे 90% से यानी कि 90/100। यहाँ से हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 1080 के बराबर। अब देखिए 1080 रुपये की तो खरीदार ने मेज खरीदी है और आगे 20 रुपये यातायात पर खर्च किए हैं। तो यहाँ पर उसका लागत मूल्य सीपी बराबर हो जाएगा 1080 प्लस 20 यानी कि 1100 रुपये के बराबर। अब आगे हमसे कहा गया है कि वह 20% लाभ के साथ उसे बेच देता है। अब देखिए लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ पर हम लागत मूल्य का 120% निकाल देंगे क्योंकि लाभ या हानि हम लागत मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेज का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1100 का 120% यानी कि 120/100। यहाँ से हमारे पास मेज का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1320 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 80 रुपये अंकित करता है। यदि वह दो क्रमिक छूट 5% प्रत्येक देता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार दो क्रमिक छूट 5% प्रत्येक देता है। अब देखिए अगर 5% और 5% की दो छूट दे रहा है तो यहाँ पर हम 95% और 95% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य एसपी बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य का 95%। अंकित मूल्य है 80 रुपये, 80 गुणा 95/100 और फिर से हम इसका 95% निकाल देंगे क्योंकि दूसरी छूट भी 5% की है। तो यहाँ पर आ जाएगा 95/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72.2 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक बट्टा किसी ग्राहक के लिए उचित रहेगा। फर्स्ट 20%, 15%, 10%, सेकंड 25%, 12%, 8%। इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 45 दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक कंपनी तीन तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। फर्स्ट 25% तथा 15%, सेकंड 30% तथा 10% और थर्ड है 35% तथा 5%। और यहाँ पर भी हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा है। अब देखिए जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था
तो वहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले तो आप इन क्रमिक बट्टों को नॉर्मली ऐड करके देखिए कि ये सारे बराबर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट को ऐड करा था 25 और 15 को, तो हमारे पास 40% आ रहा है। दूसरे 30 और 10 को ऐड करा तो भी हमारे पास 40% आ रहा है। और थर्ड 35 और 5 को ऐड करते हैं तो भी हमारे पास 40% आ रहा है। अब जब ऐसा था तो मैंने आपसे बताया था कि अब आप इन बट्टों का अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जब हम 25 में से 15% को घटाते हैं तो हमारे पास 10% आता है। सेकंड, जब हम 30 में से 10% को घटाते हैं तो हमारे पास 20% आता है। और थर्ड, 35 में से जब हम 5% को घटाते हैं तो हमारे पास 30% आता है। अब अगर हमें ये बताना है कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है, तो ग्राहक के लिए वो बट्टा सबसे ज़्यादा अच्छा है जहां पर अंतर सबसे ज़्यादा आ रहा है। सबसे ज़्यादा अंतर आ रहा है 30% का ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ग्राहक के लिए थर्ड वाला ऑफर सबसे अच्छा है। अब देखिए, ये जो तरीका है जिसमें हम पहले डिस्काउंट में से दूसरे डिस्काउंट को घटा करके अंतर निकालते हैं, ये केवल दो डिस्काउंट पर अप्लाई हो सकता है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 129 है, यहाँ पर हमारे पास तीन डिस्काउंट है। अब तीन डिस्काउंट में आप कौन से भी डिस्काउंट में से किस डिस्काउंट को घटाएंगे, तो यहाँ पर ये तरीका अप्लाई नहीं हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमें डिस्काउंट दिए हुए हैं आप इनको रुपए मान लीजिए और इन तीनों की गुणा कर लीजिए। तो देखिए, जब आप 20%, 15% और 10% की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3000। तो यहाँ पर आप ये मानिए कि आपको 3000 रुपये देने हैं। इसी तरह से अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25%, 12% और 8%। इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2400 रुपये। तो यहाँ पर आपको 2400 रुपये देने हैं। अब आप समझिए कि आपको कम रुपए कहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन में कम रुपए देने हैं, तो सेकंड वाला बट्टा ग्राहक के लिए सबसे उचित है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 इज बेटर। क्वेश्चन नंबर 130, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। एक क्रमिक छूट 5% तथा 10% के बाद मूल्य कितने रुपए कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमें वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 100 रुपये और आगे हमें दो क्रमिक छूट दी हुई है 5% तथा 10% की। हम यहाँ पर ये निकालते हैं कि छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर पहली छूट 5% की है तो हम अंकित मूल्य का 95% निकाल लेंगे। और दूसरी छूट अगर 10% की है तो फिर हम उसका 90% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, विक्रय मूल्य एसपी बराबर हो जाएगा 100 रुपये का 95% यानी कि 100 × 95/100 और इसका 90% यानी कि 90/100। यहाँ से हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 85.5 रुपये के बराबर। अब हमसे पूछा है कि मूल्य कितने रुपए कम हो जाएगा। अब देखिए, अंकित मूल्य है 100 रुपये और वस्तु बिक रही है 85.5 रुपये की। तो यहाँ पर 14.5 रुपये कम हो गए हैं। तो यहाँ पर कम मूल्य हो जाएगा 14.5 रुपये के बराबर। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है 100 रुपये, तो हम यहाँ पर 100 रुपये लिख लेते हैं। अब आगे हमें पहली क्रमिक छूट दी हुई है 5% की। अब देखिए, 100 का 5% 5 के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहली छूट आ जाएगी 5 रुपये के बराबर। आगे देखिए, अगर 100 में से 5 रुपये की छूट हम दे चुके हैं तो हमारे पास वस्तु का मूल्य 95 रुपये के बराबर रह गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 95 रुपये। अब दूसरी छूट है 10% की। 95 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो 9.5 रुपये के बराबर रह जाएगा। अब देखिए, पहली छूट है 5 रुपये की और दूसरी छूट है 9.5 रुपये की। यहाँ पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल छूट आ जाएगी 14.5 रुपये के बराबर। यहाँ पर देखिए, हमने पहले कैलकुलेट की है 5% की छूट और दूसरी बार कैलकुलेट की है 10% की छूट। आप चाहे तो इसको पलट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर अंकित मूल्य 100 रुपये है, आप 100 रुपये पर पहले 10% की छूट कैलकुलेट कर लीजिए। 100 का जब हम 10% निकालते हैं तो छूट 10 रुपये के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 रुपये। अब देखिए, हम 100 में से 10 रुपये को घटा देंगे तो हमारे पास वस्तु का मूल्य रह जाएगा 90 रुपये के बराबर। अब देखिए, 90 रुपये पर आप 5% की छूट कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, 90 का जब हम 10% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 9 रुपये के बराबर। अब यहाँ पर छूट है 5% की, तो आप 9 का कर दीजिए आधा। तो यहाँ पर 5% आ जाएगा 4.5 रुपये के बराबर। अब आप 10 और 4.5 को ऐड करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास छूट आ जाएगी 14.5 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर मूल्य 14.5 रुपये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है।
दुकानदार इस पर x% y% z% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो सही विक्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए हमें वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 5,000 रुपये और 3 क्रमिक छूट दी हुई है x% y% और z% की। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए x% की जगह 10% की छूट होती तो हम इस वस्तु पर छूट कैसे कैलकुलेट करते? हम क्या करते, ये जो 10% की छूट है इसे 100 में से घटा लेते तो हमारे पास आ जाता 90%। हम 5,000 का 90% निकाल देते। अब देखिए हम 100% में से 10% तो घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों न्यूमेरिक वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें छूट दे रखी है x% की, तो यहाँ पर हम इसको 100 माइनस x% लिख लेंगे। तो देखिए जब हम x% y% और z% की छूट देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो देखिए विक्रय मूल्य या एसपी बराबर हो जाएगा 5,000 पर जब हम x% की छूट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,000 गुणा 100 माइनस एक्स बटा 100। इस पर जब हम y% की छूट देंगे तो हम इसे भी 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस y बटा 100। और जब हम z% की छूट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस जेड बटा 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड बटा 200। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132। एक दुकानदार किसी कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य 600 रुपये है को दो क्रमिक छूट क्रमशः 15% तथा 20% की छूट के साथ खरीदता है। वह यातायात पर 28 रुपये खर्च करता है और कुर्सी को 545 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इस तरह के देखिए क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार किसी कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य 600 रुपये है को दो क्रमिक छूट क्रमशः 15% तथा 20% की छूट के साथ खरीदता है। यहाँ पर देखिए दुकानदार कुर्सी को खरीद रहा है तो यह उसका क्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर इसे दुकानदार का क्रय मूल्य ना लेकर के बेचने वाले का विक्रय मूल्य लेकर के चलते हैं। विक्रय मूल्य लेकर के इसलिए चलते हैं क्योंकि दुकानदार ने एक तो कुर्सी खरीदने पर रुपए खर्च किए हैं और आगे यातायात पर खर्च किए हैं, तो यहाँ पर दो खर्च हैं। अगर यहाँ पर एक खर्च होता तो हम इसको सीधा सीपी ले लेते। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 600 पर पहले 15% की छूट है तो हम 600 को 85% निकाल देंगे और दूसरी छूट है 20% की तो हम यहाँ पर इसका 80% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए एसपी बराबर हो जाएगा 600 का 85% यानी कि 600 गुणा 85 बटा 100 और इसका 80% यानी कि 80 बटा 100। यहाँ से हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 408 रुपये के बराबर। अब देखिए 408 रुपये की कुर्सी बिकी है तो दुकानदार ने 408 रुपये की खरीदी है। अब 408 रुपये तो दुकानदार ने कुर्सी खरीदने पर खर्च किए हैं और 28 रुपये इसके यातायात पर खर्च किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम दुकानदार का लागत मूल्य निकालेंगे तो देखिए सीपी बराबर हो जाएगा 408 जो उसने कुर्सी पर खर्च किए हैं प्लस 28 रुपये जो यातायात पर खर्च किए हैं। तो यहाँ से लागत मूल्य आ जाएगा 436 के बराबर। अब देखिए 436 रुपये खर्च करके उसने उस कुर्सी को 545 रुपये में बेचा है तो यहाँ पर उसे 109 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितने रुपए का लाभ है 109 रुपए का, तो 109 को ऊपर रखेंगे डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 436 रुपये गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से उसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 25% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 133। किसी बिल पर जिसकी राशि 110 रुपये दो क्रमिक छूट 10% तथा 5% दी जाती है, इस राशि का भुगतान या अदा करने के लिए उचित राशि क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बिल की राशि दी हुई है 110 रुपये और इस पर हमें दो क्रमिक छूट दी हुई है 10% और 5% की। तो देखिए जो हमें राशि भुगतान करनी है उसे अगर हम यहाँ पर अमाउंट लिखें तो अमाउंट बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम 110 का 90% और उसका 95% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट बराबर हो जाएगा 110 का 90% यानी कि 110 गुणा 90 बटा 100 और उसका 95% यानी कि 95 बटा 100। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास भुगतान राशि आ जाएगी 94.05 रुपए के बराबर। इसको हम लिख लेंगे लगभग 94 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134। एक व्यापारी नकद भुगतान करने पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 17% का लाभ कमाने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं।
सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक व्यापारी नकद भुगतान करने पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यहाँ पर छूट है 10% की। 100 में से 10 को घटा लेंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 90 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है 17% का लाभ कमाने के लिए। यहाँ पर प्रॉफिट है 17% का। 100 में 17 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 117 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमें 90 रुपए की वस्तु पर 117 रुपए अंकित करने हैं, तो यहाँ पर हमें 27 रुपए अधिक अंकित करने हैं, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अधिक प्रतिशत। तो देखिए अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए अधिक अंकित करने हैं 27 रुपए, तो 27 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड करेंगे सीपी से, सीपी है 90 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास अधिक प्रतिशत आ जाएगा 30% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135, यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि छूट की आधी है तो हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है। छूट को हम इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में डी लिखेंगे, और अंकित मूल्य को हम इंग्लिश में मार्क प्राइस बोलते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में एमपी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो यहाँ पर डिस्काउंट बराबर हो जाएगा एमपी का 1/5। यहाँ से अगर हम एमपी अपॉन डिस्काउंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5/1 के बराबर। यानी कि अंकित मूल्य अगर 5 के बराबर है तो उस पर 1 रुपए की छूट दी जाती है। तो यहाँ से देखिए अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य या एसपी 4 रुपए के बराबर आ जाएगा। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हानि छूट की आधी है। अब यहाँ पर देखिए छूट हुई है 1 रुपए की, डिस्काउंट 1 रुपए का है। अब हानि इसकी आधी है, यानी कि हानि हो जाएगी यहाँ पर 0.5 रुपए की। अब देखिए हम किसी वस्तु को 4 रुपए में बेच रहे हैं और हमें उस पर 0.5 रुपए की हानि हो रही है, तो यहाँ पर लागत मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीपी बराबर हो जाएगा 4.5 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए 4.5 रुपए की वस्तु है और हम उसको 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 0.5 रुपए की हानि हो रही है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे हानि प्रतिशत। तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए की हानि है 0.5 की, तो 0.5 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि लाभ या हानि हम सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास हानि प्रतिशत आ जाएगा 100/9% के बराबर। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार 21% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट, यहाँ पर डिस्काउंट है 12% का। 100 में से 12 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 88 रुपए के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार 21% का लाभ कमाता है, यहाँ पर प्रॉफिट है 21% का। 100 में 21 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 121 के बराबर। अब हमसे पूछा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर देखिए सीपी है 88 रुपए और एमपी है 121 रुपए। यहाँ पर एमपी सीपी से 33 रुपए अधिक है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अधिक प्रतिशत। तो देखिए अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए अधिक है 33 रुपए, तो 33 को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी है 88 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास अधिक प्रतिशत आ जाएगा 37.5% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137, ए किसी टीवी पर 5% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 रुपए हो तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर भी देखिए हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि ए किसी टीवी पर 5% की छूट देने के बाद, यहाँ पर डिस्काउंट है 5% का। 100 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 95 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है 10% लाभ कमाता है, यहाँ पर प्रॉफिट है 10% का। 100 में 10 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 110 के बराबर। 95 और 110, इन दोनों का जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 19:22।
अब देखिए हमें अंकित मूल्य दे रखा है 2640 रुपए, हमारे पास अंकित मूल्य आ रहा है 22 रुपए। तो यहाँ पर हम 22 की कंपेयर कर देंगे 2640 से। 2640 22 का है 120 गुना। अब यहाँ पर हमसे पूछा है टीवी का क्रय मूल्य। टीवी का क्रय मूल्य जो हमारे पास 19 रुपए है, हम 19 का भी कर देंगे 120 गुना। तो हमारे पास टीवी का क्रय मूल्य आ जाएगा 2280 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 138। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद ही वह 20% का लाभ कमाता हो। यहाँ पर भी देखिए हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए आखिरी की दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट। यहाँ पर डिस्काउंट है 25% का, 100 में से 25 को घटाएंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 75 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है 20% का लाभ कमाता हो। अब यहाँ पर प्रॉफिट है 20% का, 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी आ जाएगा 120 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमें 75 रुपए की वस्तु पर 120 रुपए अंकित करने हैं। तो यहाँ पर हम 45 रुपए अधिक अंकित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अधिक प्रतिशत। तो देखिए अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए अधिक अंकित करने हैं 45 रुपए, तो 45 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे सीपी से, सीपी है 75 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से अधिक प्रतिशत आ जाएगा 60% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर पहले हमसे कहा गया है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा प्लस 20%। आगे हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो यहाँ पर बी की जगह आ जाएगा माइनस 15%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 20 माइनस 15 प्लस 20 गुणा माइनस 15 बटा 100। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2% के बराबर। तो यहाँ पर उसको 2% का लाभ होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140। एक दुकानदार किसी वस्तु को 24 सही 1/2% की छूट देने के बाद 1510 रुपये में बेच देता है और 10% की हानि उठाता है। यदि उसने उस वस्तु को बिना छूट के बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता? यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 24 सही 1/2% की छूट देने के बाद 1510 रुपये में बेच देता है। यहाँ से देखिए हम वस्तु का अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य निकालने के लिए हम पहले 24 सही 1/2% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 24 सही 1/2% को हम 49/2% लिख सकते हैं। प्रतिशत को हटाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो यहाँ से देखिए हमारे पास भिन्न आ जाएगी 49/200 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं एमपी और एसपी। छूट दी जाती है एमपी पर, तो यहाँ पर हमें एमपी मानना है। एमपी हम उसको मानेंगे जो 24 सही 1/2% का हर है। 24 सही 1/2% को भिन्न के रूप में लिखा गया है 49/200। अब यहाँ पर ये जो हर है 200, ये हो जाएगा हमारा एमपी। अब देखिए अगर एमपी 200 के बराबर है और हमने यहाँ पर छूट दी है, तो हम हर में से अंश को घटा देंगे। 200 में से 49 को घटाएंगे तो हमारे पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी 151 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य आ रहा है 151 और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि वस्तु बिक रही है 1510 की। तो यहाँ पर हम 151 की कंपेयर कर देंगे 1510 से। 1510 151 का है 10 गुना। तो यहाँ पर हमारे पास जो एमपी है 200 रुपये, हम इसका भी कर देंगे 10 गुना। तो यहाँ पर हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वह 10% की हानि उठाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से वस्तु का लागत मूल्य निकाल लेंगे। देखिए 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। अब अगर वह 10% की हानि उठा रहा है
तो हानि या लाभ हम सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमें सीपी मानना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले सीपी और एसपी को लिख लेते हैं। अब 10% को हमने भिन्न के रूप में 1/10 लिखा है। अब इसका ये जो हर है 10, ये हो जाएगा हमारे पास सीपी। अब यहाँ पर हानि उठा रहा है, तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो सीपी से कम होगा, तो यहाँ पर हम 10 में से 1 को घटा देंगे, तो हमारे पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए वस्तु बिक रही है 9 रुपए की, और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि वस्तु बिक रही है 1510 की, तो यहाँ पर हम 9 की कंपेयर कर देंगे 1510 से। अब यहाँ पर देखिए 1510 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको 1510 बटा 9 गुना ही रखते हैं। अब देखिए अगर 1510 9 का 1510 बटा 9 गुना है, तो हम 10 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा। तो देखिए जब हम 1510 बटा 9 की गुणा 10 से करेंगे, तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 15100 बटा 9 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि उसने उस वस्तु को बिना छूट के बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। अब यहाँ पर देखिए वस्तु का अंकित मूल्य है 2000 रुपये और वस्तु का लागत मूल्य है 15100 बटा 9। अब यहाँ पर अगर उसने उसे बिना छूट के बेचा है, तो वह उस वस्तु को 2000 रुपये की बेचेगा, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे उसके लाभ। तो देखिए लाभ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम 2000 में से 15100 बटा 9 को घटा देंगे, तो हमारे पास लाभ बराबर आ जाएगा 2000 माइनस 15100 बटा 9। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा 18000 माइनस 15100 बटा 9। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2900 बटा 9। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 322 सही 2 बटा 9 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।